हेलो। 23 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किस संस्था ने अमरावती के विकास के लिए 789 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? कितना? 789 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। कौन सी संस्था? ए, किसके डेवलपमेंट के? अमरावती के विकास के लिए। ये अमरावती कहाँ पे? ये अमरावती कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। ठीक। ए, विश्व बैंक। बी, एशियाई विकास बैंक। सी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। या डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि। ठीक है, तो इसको ऋण मंजूर किसने किया? ये एशियाई विकास बैंक ने। कितना? ये 789 मिलियन डॉलर। ठीक है, इसका उद्देश्य है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एक स्मार्ट हरित राजधानी शहर में बदलना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका विश्व स्तरीय बुनियादी बुनियादी ढांचे के साथ एक स्मार्ट हरित राजधानी शहर में बदलना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसकी एक दूसरा उद्देश्य भी है। इसका क्या है? दूसरा उद्देश्य है रोजगार सृजन, निजी निवेश, निजी निवेश। ठीक है, और समावेशी आर्थिक विकास। समावेशी आर्थिक विकास। ठीक है, साथ ही अमरावती को टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक मॉडल के रूप में भी स्थापित करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाकुंभ के दौरान संस्कृति मंत्रालय किस शहर में कलाग्राम सांस्कृतिक गांव स्थापित करेगा? कौन सा कलाग्राम सांस्कृतिक गांव स्थापित करेगा? कौन सा संस्कृति मंत्रालय किस शहर में? पूछा। ए, वाराणसी। बी, हरिद्वार। सी, प्रयागराज। या डी, ऋषिकेश। तो ये कौन सा क्या महाकुंभ कहाँ हो रहा है? ये महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में संस्कृति मंत्रालय कला ग्राम सांस्कृतिक गांव स्थापित करेगा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कलाग्राम नामक क्या है 10.24 एकड़ का सांस्कृतिक गांव स्थापित करेगा। इस पहल का उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत इसका क्या है? भारत की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। ठीक है, इस स्थल पर प्रदर्शन होंगे जिसमें
10,000 लोगों की क्षमता वाला गांव पंडाल होगा। साथ ही सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए शहर भर में क्या पे 20 मंच होंगे। शहर भर में कितने मंच होंगे? 20 मंच। ये कितने लोगों के लिए? ये है 10,000 लोगों की क्षमता वाला, लोगों की क्षमता वाला। ठीक है। कलाग्राम उभरते कलाकारों और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों जैसे प्रतिष्ठित स्थानों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे यह इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आकर्षण बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि दिवस पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाई जाती है, यानी कि द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाई जाती है? ए 10 दिसंबर को, बी 15 दिसंबर को, सी 8 दिसंबर को, या डी 12 दिसंबर को। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 12 दिसंबर को ये द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी बनाई जाती है। यह दिवस वैश्विक शांति, किसके लिए? वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने को देने में तटस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। ठीक है। तटस्थ देश संघर्षों के दौरान निष्पक्षता बनाए रखते हैं और संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता में योगदान मिलता है। ठीक है। यह दिवस सामंजस्यपूर्ण अंतर सरकारी संबंधों को बढ़ावा देने में तटस्थता के महत्व के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करता है और यह स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने पूरे इतिहास में तटस्थता बनाए रखी है। यहाँ तक कि विश्व युद्धों जैसे प्रमुख वैश्विक संघर्षों के दौरान भी उन्होंने तटस्थता बनाए रखी। कौन सा? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने भारतीय विरासत संरक्षण परियोजनाओं ने यूनेस्को के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 पुरस्कार जीते हैं? ठीक है। भारतीय विरासत संरक्षण की संख्या पूछ रहा है, जिसने यूनेस्को के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 पुरस्कार जीते हैं। ए 2 पुरस्कार, बी 3, सी 1 या डी 4। ठीक है। तो पुरस्कारों की संख्या कितनी है? ये पुरस्कारों की संख्या है 2। ठीक है। ये 2 भारतीय विरासत संरक्षण परियोजना ने प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 पुरस्कार जीते हैं। ये 2 परियोजनाएं, पहली कौन सा है? फर्स्ट है, पहली कौन सी है? पहली है तमिलनाडु के थुकाची में क्या अबथ सहेश्वर सहायेश्वर। ठीक है। मंदिर संरक्षण। ठीक है। और दूसरा है कौन? मुंबई में बीजेपी सीआई
BJPCI संरक्षण परियोजना, संरक्षण परियोजना, परियोजना ये इन दोनों ने एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 का पुरस्कार जीता है। किसके द्वारा दिया गया? ये यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस यानी WAC 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? स्थान पूछा जहां पे 10वीं विश्व आयुर्वेद आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन शुभारंभ किया गया। ए मुंबई, बी देहरादून, सी नई दिल्ली या डी कोची में। कहाँ पे ये शुरू हुआ? ये शुरू हुआ कहाँ पे? ये देहरादून में। ठीक है, इसका थीम क्या है? ठीक है, इसका थीम क्या है? थीम है इसका डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य, आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसका क्या है? ये थीम है, विषय। ठीक है, बेस केंद्रित पर किस बात पर केंद्रित है? वैश्विक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद को आधुनिक तकनीक के साथ कैसे एकीकृत किया जा सकता है? आधुनिक तकनीक के साथ कैसे एकीकृत किया? इंटीग्रेटेड विद द मॉडर्न गैजेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका ये उद्देश्य। घटना समारोह में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित प्रमुख गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने इसके महत्व पर और प्रकाश डाला। पारंपरिक भारतीय उपचार पद्धतियों से जुड़े होने के कारण देहरादून को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए स्थल के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे दिवस यानी प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर को, बी 12 दिसंबर को, सी 10 दिसंबर को या डी 15 दिसंबर को। ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है, यानी कि हिंदी में बोले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कब से शुरुआत कब से हुई? ये 2012 से, 12 दिसंबर 2012 से इसकी शुरुआत है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह दैनिक महत्वपूर्ण है, यह दैनिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्तीय कठिनाई पैदा किए बिना सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में की गई एक प्रगति को दर्शाता है। 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाने की वर्षगांठ है, जिसमें देशों से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति में तेजी लाने का आग्रह किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी क्या है? ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी निम्नलिखित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपना शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना है? ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी में उल्लिखित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपना शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना है? ए 2040 तक, बी 2050 तक, सी 2060 तक या डी 2070 तक। इसका लक्ष्य कब तक है? इसका लक्ष्य है 2070 तक, यानी कि ऑप्शन डी है 2070 तक इसका लक्ष्य है अपना शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने का।
यह पहल ग्रीन स्टील पर राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा है। ठीक है, किस पे? ग्रीन स्टील पे एक राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। ग्रीन स्टील पर राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है, का हिस्सा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य स्टील क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? स्टील क्षेत्र में नवाचार 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 को बढ़ावा देना। नवाचार को बढ़ावा देना, ग्रीन स्टील मानकों को स्थापित करना, ग्रीन स्टील मानकों को स्थापित करना, तीसरा है कम उत्सर्जन वाले उत्पादों की मांग पैदा करना। उत्पादों की मांग पैदा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा कहाँ की गई? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा कहाँ की गई? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी भोपाल या डी लखनऊ में। कहाँ पे इसकी घोषणा की गई है? इसकी घोषणा की गई है नई दिल्ली। कहाँ पे की गई? ये नई दिल्ली। ठीक है, तो किसने की? ये अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की, जो पात्र महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाती है। पात्र महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाती है। इस पहल का उद्देश्य बिना किसी औपचारिक आय वाली महिलाओं की सहायता करना है और इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई, जिसमें महिला मतदाताओं को संगठित करने के लिए चुनाव अभियान में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बना? ए मैग्नस कार्लसन, बी डिंग लीरेन, सी गुकेश है, या डी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा कौन है? तो इसमें कौन है? ये गुकेश है, यानी डी गुकेश। डी गुकेश का पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश। 18 साल की उम्र 2024 में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियनशिप बने। सर कितने इनकी उम्र कितनी है? ये 18 वर्ष। ठीक है, उन्होंने सिंगापुर में 3 सप्ताह तक चले एक कठिन मैच में गत चैंपियन डिंग लीरेन को हराया था। किसको हराया था? ये डिंग लीरेन को हराया था। विजेता है। ठीक है, ये डिंग लीरेन। गुकेश की जीत ने गैरी कास्परोव के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे यह विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इससे पहले कौन थे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी? गैरी कास्पारोव। खिताब तक उनकी यात्रा कड़ी मेहनत, लचीलापन और उल्लेखनीय फोकस से चिन्हित थी, जो शतरंज की दुनिया के शिखर तक पहुंचने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांस यूनियन सिविल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन सा ट्रांस यूनियन सिविल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए भावेश जैन को, बी राजेश कुमार को, सी अनंत रामन को, या डी वी सत्य कुमार को।
किनको नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया भावेश जैन को। क्या है? भावेश जैन को, भावेश जैन को नियुक्त किया गया ट्रांस यूनियन सिविल के लिए। और ये किसका स्थान लेंगे? स्थान लेंगे ये राजेश कुमार का। किसका स्थान लेंगे? राजेश कुमार का स्थान लेंगे। इनके जगह पे कौन? भावेश जैन की नियुक्ति हुई है। जैन के पास वित्तीय सेवाओं का समृद्ध अनुभव है, जिन्होंने सीटी कॉन और थॉमसन राइटर्स में काम किया। किसमें किया? सीटी कॉन और थॉमसन राइटर में काम किया है। 5 साल तक सिबिल के मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में उनके अनुभव ने उनकी पदोन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कितना साल इन्होंने काम किया? ये 5 साल, 5 years। किसमें? सिबिल के मुख्य राजस्व अधिकारी, सिबिल के मुख्य राजस्व अधिकारी थे, मुख्य राजस्व अधिकारी। ठीक है। जैन का नेतृत्व भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थानीय ऋण पहुंच को बढ़ावा देना और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करना है। क्या करना है? ये उद्देश्य अस्थायी ऋण पहुंच को बढ़ावा देना और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करना है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? अस्थायी ऋण, अस्थायी ऋण पहुंच को बढ़ावा देना और क्या है? उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करना है। ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।